ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर। बहुत लंबे समय से आप लोगों को प्रतीक्षा रही होगी जो अब समाप्त होने वाली है। इस बार मैं जो ये वार्षिक राशिफल है उसको कई हिस्सों में लेकर के आ रहा हूं, जिसमें पहला हिस्सा जो देने जा रहा हूं वह है वार्षिक सारांश। हर राशि के लिए मैं वार्षिक सारांश दूंगा, उसके बाद अलग अलग विषयों पर आपको अलग अलग वीडियो थोड़ा सा डिटेल में दूंगा। तो कई वीडियो आएंगी, अभी उसकी घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं कि कई वीडियो आने वाली है और विस्तार से इस बार जो मैं आपको राशिफल 2025 का देने वाला हूं। अभी जो बात करेंगे वो वार्षिक सारांश की बात करेंगे हर राशि वालों के लिए, लेकिन जो मुख्य बातें पूरे वर्ष में रहने वाली हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या मुख्य बातें रहने वाली हैं। लेकिन अब देखिए, जब चर्चा करूंगा तो इसमें तो भाई शुभ बात भी होगी और अशुभ बातें भी होंगी, अच्छी भी होंगी बुरी भी होंगी। तो उससे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ दे दूं, ढेर सारी शुभकामना दूं, और जितनी विघ्न और बाधाएं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो खूब अच्छी हों ही, लेकिन अगर कोई विघ्न और बाधा आने के संकेत सितारे दे रहे हैं तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि वो भी दूर हों और आपके जीवन में चहुमुखी विकास और कल्याण भगवान शिव करें। इस प्रार्थना के साथ जो है वो मैं राशिफल प्रारंभ करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा इस वर्ष की मुख्य बातें ग्रहों के दृष्टिकोण से क्या हैं, और उसके बाद एक एक करके सभी राशियों के लिए वार्षिक सारांश। तो आइए देखते हैं मुख्य बातें इस वर्ष क्या हैं जो सभी राशियों के ऊपर लागू होंगी। एक बात और बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है उसे आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि के आधार पर आप उसे मत देखिए। दूसरा, कितना भी हम लोग मेहनत करें, राशिफल सामान्य ही होता है, इसको अंतिम ना माने। इसकी संभावनाएं होती हैं, चूँकि मेहनत बहुत किया जाता है तो संभावनाओं की संभावना भी बहुत अधिक होती है, फिर भी इसे आप सामान्य मानिए। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी वो आपके अपनी कुंडली की क्या स्थिति है, वर्तमान में आप किस दशा अंतर या प्रत्यंतर से गुजर रहे हैं, स्थायी जो कुंडली है जन्म कुंडली, उसमें ग्रहों की स्थितियाँ किस प्रकार की हैं और वे ग्रह इस समय किस स्थिति में है, इस पर निर्भर करती हैं। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब बात करते हैं राशियों की, जिसमें वर्ष की मुख्य बातें पहले प्रारंभ करते हैं। शनि का गोचर मीन राशि में 29 मार्च को होगा। शनि देखिए, शनि, राहु, केतु और गुरु ये बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि एक इनकी दशांतर हो ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यंतर में सूक्ष्म प्राण में टकराते ही टकराते हैं और आपके जिस भाव में रहेंगे वहाँ लंबे समय तक रहते हैं। तो शनि देव जो है वो 29 मार्च तक अपनी कुंभ राशि में है, लेकिन 29 मार्च 2025 से वो आ जाएंगे मीन राशि में। राहु और केतु का गोचर जो है वो 29 मई 2025 को जो है वो कन्या और मीन में अभी गोचर राहु केतु का चल रहा है, वहाँ से यह सिंह और कुंभ में हो जाएंगे, अर्थात केतु सिंह में चले जाएंगे और कुंभ राशि में राहु आ जाएंगे। तो वर्ष के दौरान बीच में चर्चा किया जाएगा क्या प्रभाव होगा, लेकिन मुख्य बातें समझ लें। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में आ रहे हैं, अभी वृषभ में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को कर्क में जाएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन पुनः 5 दिसंबर को मीन में आ जाएंगे। तो अब इस वर्ष अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को प्रभावित कर रहे हैं, मिथुन राशि को प्रभावित कर रहे हैं और कर्क राशि को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गुरु जो है वो थोड़ा सा इस बार जो है वो आपको अस्थिरता देने की स्थिति बना रहे हैं। 7.5 की अगर मैं बात करूं तो 7.5 चंद्र राशि से देखी जाती है। अगर जिसकी चंद्र राशि कुंभ है उनके लिए अंतिम शनि की ढैया शुरू होगी, क्योंकि जब मीन राशि में जाएंगे तो मीन वालों के लिए मध्य 7.5 क्षमा करिएगा 7.5 शुरू होगी, कुंभ वालों के लिए अंतिम, मीन वालों के लिए मध्य और मेष के लिए 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ इस वर्ष होगा 29 मार्च के बाद। ढैया की बात करूं तो चंद्र राशि से ही ढैया भी देखी जाती है। अभी कर्क और वृश्चिक को प्रभावित कर रहे हैं, दोनों से ढैया समाप्त हो जाएगी और सिंह और धनु के लिए जो है वो शनि की ढैया प्रारंभ होगी। सभी राशियों के लिए जो यह वर्ष है वह 2 तरह का प्रभाव देने वाला है, क्योंकि जो प्रमुख प्रभावशाली लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं राहु, केतु, बृहस्पति और शनि,
ये मोटा मोटी, क्योंकि 29 मार्च को शनि का हो रहा है, तो आप अप्रैल और बाकी जो परिवर्तन है वो मई में होने वाले हैं। तो मोटा मोटी आप अप्रैल मई ले लीजिए, हमने मई को ले लिया है महीना मिड। मई से पहले हर लोगों के लिए कुछ प्रभाव वर्ष का अलग होगा और मई के बाद जो है वो कुछ प्रभाव अलग होगा। कुल मिला के थोड़ा सा यह वर्ष अस्थिरता देने वाला होगा लगभग सभी राशियों के लिए। किस किस के क्षेत्र में क्या होगा मई से पहले और मई के बाद, उस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वर्ष में 4 ग्रहण 2 मार्च के महीने में 14 और 29 तारीख को और 2 सितंबर के महीने में 7 और 21 तारीख को लगने वाले हैं। तो यह वर्ष का ग्रहों का सारांश मैंने देने का प्रयास किया। अब एक एक करके बात करूंगा कि आपकी लग्न राशि के अनुसार मई से पहले क्या इस वर्ष का सारांश है और मई के बाद क्या इस वर्ष का सारांश है। तो बात करते हैं मेष लग्न राशि जिनकी है, उनके लिए यह वर्ष कैसा प्रभाव देने वाला है 2025 मई तक और 2025 में मई के बाद। एक सारांश स्वरूप पॉइंट वाइज बात करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कौन सा क्षेत्र कैसा रहने वाला है। देखिए, मई से पहले राहु जो है आपके मई तक 12वें भाव में राहु हैं और केतु जो है आपके 6ठे भाव में। देवगुरु बृहस्पति जो है आपके 2, 3 और 4थे भाव को प्रभावित करेंगे। 4थे भाव को कम समय के लिए, लेकिन आधे समय तक दूसरे और लगभग आधे समय तक तीसरे भाव को प्रभावित करने वाले हैं। शनि प्रारंभ में 29 मार्च तक आपके मई से पहले 29 मार्च तक जो है वो कुंभ राशि में है और उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस आधार पर अगर देखा जाए, और मई के बाद शनि का गोचर मीन में यानी आपके द्वादश में, राहु आपके एकादश में, केतु आपके पंचम में और बृहस्पति आपके 3रे भाव में। तो किस प्रकार का प्रभाव जो है वो मोटा मोटी रहने वाला है, इस पर बात करते हैं। मई तक अगर देखा जाए मेष वालों के लिए, तो धन की स्थिति आपकी बेहतर रहने वाली है। धन की स्थिति के मामले में समय ठीक दिखाई दे रहा है मई तक। जमीन जायदाद की संभावना आपके लिए अच्छी बनेगी, यानी खरीदना चाहते हैं, खरीद फरोख्त करना चाहते हैं तो वो मई तक कर लीजिए। यात्राओं में कष्ट और अप्रत्याशित खर्चों की संभावना मई तक प्रबल रूप से बनी हुई है आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सामान्य स्थिति रहेगी, सामान्य सफलता मिलेगा। बहुत बेहतर ग्रह गोचर नहीं है और न ही बहुत खराब है, तो मई से पहले सामान्य सफलता का योग मेष लग्न के जातकों के लिए बना हुआ है। शारीरिक कष्ट की संभावना बहुत अधिक है। आप अपने सेहत का ध्यान रखें, अपने यात्रा के दौरान अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, कहीं जल्दबाजी ना करें, सोच समझ करके जो है वो यात्रा में सावधानी के साथ आप रहें और सेहत में जरा भी कोई कहीं परेशानी आए तो अलर्ट मोड में रहें, उसको इग्नोर ना करें। जो लोग पद प्रतिष्ठा बढ़ाने की सोच रहे हैं मेष लग्न के जातक, उनके लिए उसमें मई तक कठिनाई का योग है। कुछ न कुछ आपको बाधा, कठिनाई, परेशानी आपको महसूस होगी। विवाह के लिए समय जो है वह सामान्य दिखाई दे रहा है। अभी मैं मई तक की बात कर रहा हूँ। सामान्य दिखाई दे रहा है विवाह के लिए और वाहन से कष्ट की संभावना है। वहीं अगर मई के बाद की बात की जाए मेष लग्न राशि वालों के लिए, तो धन की चिंता होगी। आय कैसे बढ़ाई जाए, इनकम को कैसे बढ़ाई जाए, उस प्रकार की कुछ चिंता, मानसिक अवसाद आपको परेशान कर सकता है। उलझनें परेशान कर सकती हैं। धन बढ़ाने में, आर्थिक स्थिति बढ़ाने में मानसिक उलझनें आपको जो है वो डिस्टर्ब करेंगी। कई लोगों के लिए भटकाव की स्थिति जो है वो बनेगी। निर्णय ठीक से नहीं ले पाएंगे। प्रयोग नए नए करना शुरू कर सकते हैं आप, जिससे जीवन में अस्थिरता और भटकाव उत्पन्न हो। तो मई के बाद थोड़ा सा आर्थिक मामलों में संभलना है। स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ बचत भी प्रभावित होगी। सेविंग करने में आपको कठिनाई महसूस होगी, उतनी सेविंग नहीं कर पाएंगे जितना करना चाहते हैं। भाग्यवश जो कार्य हैं होने वाले, कई जगह होता है ना सिर्फ भाग्य का कार्य होता है, वहाँ पर आपके किसी जो है वो कर्म का या बुद्धि का उतना रोल नहीं होता, भाग्य से काम हो जाता है। तो ऐसी जगहों पर आपको मदद मिलेगी जहां सिर्फ भाग्य का भरोसा है। विवाह करने के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय सहयोगी दिखाई दे रहा है, अर्थात विवाह करना चाहते हैं तो वो आपका इस समय होगा। प्रबल योग बन रहा है, अच्छा योग बन रहा है। मित्रों से खूब मदद मिलेगी मई के बाद आपको अगर देखा जाए तो। संतान के दृष्टिकोण से मई के बाद का समय कष्टकारी है।
गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से कष्टकारी है, उनका थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और पुरुषों के लिए भी संतान पक्ष से कुछ न कुछ मानसिक तनाव, कष्ट, आघात, इस प्रकार की स्थिति बहुत से लोगों के लिए बन सकती है। जो लोग शोध कार्यों में हैं उनके लिए विशेष सफलता का योग यह वर्ष दिखा रहा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस वर्ष में आप जो महीने का जो मई के बाद वाला जो समय है उसमें ज़मीन जायदाद के मामलों में आपको सफलता जो है वो प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के मेष वालों के लिए वार्षिक सारांश यह रहा। उम्मीद है आपको मदद मिलेगा। अभी मेष वालों के लिए मेरे पास इस बार बहुत कुछ है, वो सारी चीज़ें लेकर के आपके लिए एक एक करके आऊँगा और आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।